बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तुम सिर्फ मेरी हो। जैन का फ़ोन सुनते ही तहमीना बेगम सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर आ गई ताकि शबनम का नूर को नीचे लाने से मना कर सके। बाजी देखें इसने क्या किया। शबनम ने तहमीना बेगम को कमरे में दाखिल होता देखकर नूर की शिकायत की, जिसने सारा मेकअप साफ़ करने के साथ साथ तमाम ज्वेलरी उतार के कमरे के कोने कोने में फेंक दी थी। मेरी इतनी महंगी ज्वेलरी का सत्यानाश कर दिया। दोनों हाथ चेहरे पर रखे उन्होंने एक नज़र फर्श पर बिखरे पड़े अपने सोने के सेट पर डाली और फिर खा जाने वाली नज़रों से नूर को देखा, जो बड़े सुकून से उसकी किसी भी बात पर गौर किए बगैर बड्डे को अच्छे से अपने गिद्ध फैलाकर ओढ़ चुकी थी। क्या किया है ये तुमने? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तहमीना बेगम की चीज़ों को यूं पाँव में रोनते हुए गुस्से से पागल होते वो इसके ऊपर चपटी, जो इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थी। मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। दोनों हाथों से इसके गालों पर थप्पड़ों की बारिश करते वो कुछ सेकंड के लिए जैन के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। मुंह तोड़ना मुझे भी आता है, इसलिए मेरे हाथ और ज़बान कंट्रोल में रखो। उसका हाथ पकड़ते नूर ने गुस्से और तकलीफ के मिले जुले तासरात लिए तहमीना बेगम को एक ज़ोरदार धक्का दिया, जिससे इसका सर शबनम के बरवका संभालने से दीवार में लगते लगते बचा। अगर जहन साहब के आने का ख्याल ना होता ना मुझे, तो तुम देखती कि तहमीना बेगम किस कहर का नाम है। गुस्से से पागल होते उन्होंने फिर से आगे बढ़ते नूर के जबरों को सख्ती से अपने हाथ में दबोचा, तो तकलीफ से शिद्दत आंसू आंखों से निकलते हुए उसके गालों पे बह निकले। आज जितनी ज़बान चलानी है चला ले, जितना कर है कर लो, क्योंकि कल सूरज निकलने के साथ ही जैन साहब तुझे इस्तेमाल करके मेरे हवाले कर देंगे। फिर तो सारी ज़िंदगी मेरे शहर से पनाह मांगेगी, पर तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। अपनी तहमीना बेगम को दिल खोलकर तुझसे तेरी सारी बदतमीज़ियों का बदला लेगी। दांत पीसते इसने अपनी बात मुकम्मल की और इसे पीछे पेट पर धक्का दिया, जिसका चेहरा तहमीना बेगम को बारी हाथ की उंगलियों से बिल्कुल सुर्ख हो चुका था। इसका ध्यान रखो, बल्कि यहाँ इसके पास ही रहो जब तक जैन साहब नहीं आ जाते। शबनम को हुक्म देते इसने एकदम से खाना नज़र नूर पर डाली, जो अपने होंठ पर हाथ लगाते निकलते खून को साफ कर रही थी और कमरे से निकल गई। जैन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं, और ना ही ज़रूर तुम्हें माफ़ करेगा। सर घुटनों में छुपाए नूर ने सोचा और एक बार फिर से रोते हुए अहमद की जल्द आने की दुआ करने लगी, जो इसे आस दिलाने के बाद कहीं गायब हो गया था। सारा ने कमरे से निकलते ही अपना रुख सिकंदर साहब के कमरे की जानिब किया, ताकि उनसे अपने रवैये की माफ़ी मांग सके जो पिछले चंद दिनों से उनके साथ अख्तियार किए हुए थी। दस्तक देते वो अंदर दाखिल हुई तो हाशा भी वहीं मौजूद था। सारा तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा था ना कि आराम करो। हाशा जो सिकंदर साहब को सूप पिला रहा था ताकि इन्हें मेडिसिन दे सके, जो उन्होंने सारा की परेशानी में रहेल के लाख मिन्नतें करने पर भी नहीं खाई थी। हाँ, वो मैं मामू से बात करने आई थी। हाथों की उंगलियां आपस में फसूर करती इसने अपने आने का मकसद बताया। बात सुबह भी हो सकती है, इसलिए तुम खामोशी से अपने कमरे में जाओ और आराम करो। प्याला टेबल पर रखते इसने सिकंदर साहब का मुंह साफ किया, तो उन्होंने इशारे से सारा को करीब लाया, जो हाशा के बार बार कहने पर जाने का इरादा रखती थी। सिकंदर साहब ने अपनी लज्जती जुबान को हरकत दी तो सारा हाशा के उठने पर उनके करीब भी बेड पर बैठ गई। वो मामू में आपसे माफ़ी मांगने आई थी। नजरें झुकाई उसने सिकंदर साहब के हाथ को अपने हाथ में लपेटा। माफ़ी टूटे फूटे अल्फाज में उन्होंने सवाल किया, तो सारा ने जवाब देने की बजाय एकदम से उनका हाथ अपनी आंखों से लगाते रोना शुरू कर दिया, जिस पर सिकंदर साहब के साथ साथ हाशा ने भी हैरत से इसे दिखा। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? मैं शाम से देख रहा हूँ तुम ऐसे ही परेशान हो। हाशा ने कुर्सी खींचकर इसके करीब बैठते कब से अपने जहन में गर्दिश करते सवाल को ज़ुबान पर लाते पूछा, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस मेरी आंखें खुल गई हैं। मामू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैंने पिछले दिनों में आपके साथ बहुत बदतमीज़ी की। मैं कुछ खेल के अपना असल भूल का सूद के नशे में ये समझ बैठी कि सूद मुझे नफ़ा देगा, पर दर हकीकत सूद तो इंसान की नस्लों तक को खोखला कर देता है और इस दुनिया में भी रसवाई का बायस बनता है और आखिरत में भी। तो नम आवाज़ में कहते इसने आखिर पर दरवाजे की जानब देखा, जहाँ से फरीहा बेगम अंदर दाखिल हुई। पुप्पो क्या हुआ आपको? और ये सायरा कैसी बातें कर रही है? क्या ये सब? हाशा जो तमाम बातों से अनजान था, इसके फरीहा बेगम की रोई हुई सुर्ख आंखों को देखते उन्होंने सवाल किया, ठीक हूँ मैं, और बिल्कुल सारा ठीक कह रही है। मैंने आज तक अपने अपनों की बजाय पराए लोगों को अहमियत देना सिखाया। इसे ये बताया कि ये रिश्ते कुछ नहीं होते, सिर्फ दौलत ये सब कुछ है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी के एक तल्ख तजर्बे से मुझे ये एहसास हुआ कि रिश्तों को जितनी मर्जी अहमियत दे लो, पर वो कभी भी आपके नहीं बनते। जैसे हाशिफ ने तलाक देते एक बार भी मेरे या सारा के बारे में नहीं सोचा। इसके सर पर नई बीवी की दौलत का ऐसा नशा चढ़ रहा था कि इसने मेरी 7 साल की ज़ियादतों को यूं खाक में मिला दिया।
जैसे वो साल नहीं बल्कि कुछ पल हों। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि बस मुझे दौलत चाहिए ताकि मैं और मेरी बेटी कभी भी किसी रिश्ते की मोहताज ना हो। पर मैं ये भूल गई थी कि इस दौलत के चक्कर में वो वही सब दोहरा रही हूँ जो काशिफ ने किया। इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और मैं अब अपने हाथों से अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने चली थी। मैं अपने साथ किए वाले जुल्म का बदला अपनी ही बेटी से चुकाने की सोच में लगी ये तक फरमोश कर चुकी थी कि नुकसान फिर भी मेरा ही होगा। गहरी सांस लेते वो सिकंदर साहब के करीब के पाँव के करीब बैठ गई, जो हैरत से कभी साहिरा को कभी फरीहा बेगम को देख रहे थे। भाई साहब मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको भी सब जैसा समझा। हालांकि आपने सारा ज़िंदगी साहिरा को अपने बच्चों से पर ज़्यादा फोकियत दी, मुझे घर का सरबराह बनाया और कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं या साहिरा आप पर बोझ हैं। आंखों में आंसू लिए उन्होंने अपने हाथ सिकंदर साहब के पाँव पर रखे तो उन्होंने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। फुप्पो क्या करेंगे आप? प्लीज़ ऐसा मत करें। अगर अब्बू ने आपका ख्याल किया तो ये उनका फ़र्ज़ था। वो भाई हैं आपके और आपने भी तो सारी ज़िंदगी हमें संभाला, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए प्लीज़ आप ऐसा करके हमें शर्मिंदा मत करें। हाशा ने उनके दोनों हाथ हटाते तो फरीहा बेगम उनके साथ लगते फूट फूट कर रोते अपने तमाम बुरे रवैयों की माफ़ी मांगने लगी। कोई बात नहीं पुप्पो, आप प्लीज़ परेशान ना हो और चुप कर जाएं। देखें अब्बू भी फिक्रमंद हो रहे हैं। हाशा ने इन्हें खुद से ला करते सिकंदर साहब की जानिब मुतवज्जा करवाया, जो इशारा से इन्हें अपने पास बुला रहे थे। मुझे माफ़ कर दें भाई साहब, अगर मैं अम्मी अब्बू भी होते तो शायद मुझे और सायरा को इतनी सहूलियत ज़्यादा इतना प्यार ना देते जितना आपने दिया। उनके सीने पर सर रखते आजलन और हसद से हट कर उन्होंने लहजे में बहनों वाला मांस माते थे कहा तो सिकंदर साहब ने आंखों में नमी ली, अपना हाथ उठाकर इनके सर पर रखा और सायरा को इशारे से अपने पास बुलाया जो तब से रो रही थी। प्लीज़ मामू हमें माफ़ कर दी। सायरा ने दूसरी साइड पर जाते अपना सर उनके सीने पर रखते कहा तो सिकंदर साहब ने आंखों में नमी लिए हाशा को देखा जो मुंह बनाते खुद भी उनके पास आ चुका था, जो अब अपने टूटे फूटे अल्फाज में सायरा को तसल्ली दे रहे थे। तहमीना बेगम ने नीचे आते प्रोग्राम की वजह से जैन को कॉल करते पिछले दरवाजे से अंदर आने का कहा दिया, जो वहाँ पहुँच चुका था। ठीक है मैं बस पहुँच गया हूँ, बस तुम ध्यान रखना कोई ऊपर ना आए। इसकी बात सुनते जैन ने अपनी गाड़ी पिछले दरवाजे से अंदर आकर लाकर राज में खड़ी की। जी साहब आप बेफिक्र होकर अपना काम करें, कोई नहीं आएगा। शेरे को इशारे से अपने करीब बुलाते इसने जैन को तसल्ली दी और इसे अंदर दाखिल होता देखकर मोबाइल कान से लगाया है। ज़हबे नसीब शुक्र है जैन साहब आपकी शक्ल देखने को मिली। दांतों की नुमाइश करते इसने एक अदा से इसके सामने आते कहा जो अपने ध्यान में अंदर आ रहा था, पर मुझे तुम्हारी शक्ल में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए मेरा वक्त ज़ाया करने के बजाय जो कहा है वो करो। चंद हज़ार के नोट उसके सामने करते जैन ने गुस्से से कहा, साहब जी आप तो नाराज़ ही हो गए, मैं तो बस यूं ही अपनी बेइज्जती पर लाल होते थे। मीना बेगम ने वजाहत दी, बस मैंने कहा ना मेरा वक्त ज़ाया मत करो। कहाँ है नूर? इसे मज़ीद कुछ बोलने के लिए मुँह खोलता देखकर इसने धोखा और मतलब की बात पर आते सवाल किया। जी ऊपर है, शेरे साहब को ऊपर इसी नई लड़की के पास छोड़ आओ। बदमज़ा होते इसने शेरे से कहा जो इस बात में सर हिलाते जैन को घर के गुदरे वीरान हिस्से की जानब ले गया। नूर के रोने का तसलसल शबनम की आवाज़ पर टूटा जो इसे जैन के आने के बताते कमरे से बाहर निकल चुकी थी। मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मैं इसे जान से मार दूंगी। डरने की बजाय नूर ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और किसी चीज़ की तलाश में इधर उधर नज़र दुराई तो बैठ के नीचे इसे एक लोहे का डार्ड नजर आया, जिसे उठाती इसने मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा और दरवाजे के पीछे जा खड़ी हुई। जो शबनम ने ठीक 2 मिनट बाद दोबारा खोला, जिसके अंदर आते शख्स का चेहरा देखती इसके हाथ में मौजूद राड लड़जा। कहाँ हो स्वीट हार्ट? एक नज़र खाली कमरे में डालते वो मुरा तो नूर को दरवाजे के पास गुमसम सा ख्याल से होंकों की तरह मुंह खोली अपनी तरफ मुतवज्जा पाया तो तुम यहाँ और ये राड लगता है मुझे मारने का इरादा रखती हो। आंखों में किसी भी किस्म की शर्मिंदगी तासर लिए बगैर इसने हथियार पकड़कर दूर फेंका। तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से मुझसे बच जाओगी? जैन तुम्हें इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से बच जाने देगा? कदम बढ़ाते इसने नूर को 4 कदम पीछे होने पर मजबूर किया। जैन नहीं हो तुम? तो इससे पहले कि नूर मज़ीद कुछ बोलती इसने आगे बढ़ती इससे होंठ पर हाथ रखा। ना बेबी आज कोई बात नहीं, आज सिर्फ तुम और मैं और ये रात। अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब करती इसने अपना बात मुकम्मल करती इस पर चुकना चाहा। मैं इससे पहले ही नूर ने अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रखते इसे पीछे करने की जानब धकेला। मेरे करीब मत आना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। दरवाजे की जानब बढ़ते इसने अपने इसे खोलते बाहर निकाला चाहा, मगर इससे पहले ही जैन ने आगे बढ़ते नूर को बाजू से पकड़ते बेड पर दिखा दिया और दरवाज़ा लॉक करते दरवाजे ज़मीन से लोहे का राड उठाते इसकी जानब बढ़ा, जिसकी आंखों में अब वहशत आ चुकी थी। मैंने कहा था ना मुझसे दूर हो। आंखों में खौफ लिए इसने दार को देखा। नहीं मेरी जान,
आज ये नामुमकिन सी बात है, क्यों ना मैं आज इस रात के पहले ही काफ़ी इंतज़ार कर चुका हूँ। ज़ैन ने आंखों में सर खिल के इसका पाँव पकड़े अपनी जानब खींचा तो दुपट्टा इसके हाथ से छूटते हुए तरतीब हुआ। एक चीख इसके मुंह से निकली जिसे ज़ैन ने इसके मुंह पर हाथ रखते रोका। ये ज़रून पता नहीं कहाँ रह गया। अहमद ने सहेल को सहारा देते गाड़ी की पिछली सीट पर लेकर आया, जो नशे से बिल्कुल मदहोश हो चुका था। कहाँ भी था, जल्दी आ जाना। दरवाज़ा बंद करते इसने अपना मोबाइल निकालते ज़रून का नंबर डायल किया। यार कहाँ हो तुम? मैंने कहा भी था जल्दी पहुंच जाना। दूसरी तरफ हेलो की आवाज़ सुनती अहमद ने सवाल किया। पहुंच गया, बस उसके करीब ब्रेक लगाते ज़रून ने तो मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंका और अपने गन निकालते बाहर आया। कहाँ है नूर? ज़रून ने उतरते पूछा तो अहमद ने अपने पीछे मौजूद कोठे की जानिब इशारा किया, जो कहीं से भी किसी शरीफ घराने की रहाइश नहीं लग रही थी। कौन सी है जगह ये? ज़रून ने अंदर की जानिब बढ़ते सवाल किया तो अहमद के जवाब देने से पहले ही वहाँ मौजूद लोग और औरतें से इसकी बात का जवाब दे गई। नूर कहाँ है? ज़रून ने रुका अहमद की जानिब देखा। हाँ वहाँ ऊपर। अहमद ने शर्मिंदगी से सर झुकाया तो ज़रून की आंखों में खून उतरने लगा। इसने अहमद के इशारे से चलने का कहा तो सर झुकाया जानिब बढ़ा और तहमीना बेगम भी उनको अंदर की जानिब जाता देखकर अपने बंदों को लिए उनके पीछे लपटी। साहब प्रोग्राम वहाँ चल रहा है, अंदर नहीं, और ये हमारा घर है, यहाँ कोई भी मेरी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकता। अहमद को देखते ही वो समझ गई थी कि मामला उसका ही फैलाया हुआ है, क्योंकि वो जब से नीचे आया था तहमीना बेगम को कुछ बेचैन सा लगा। मेरे रास्ते से हट जाओ, लहजे में सख्ती लिए ज़रून ने सामने खड़ी औरत का लिहाज किया और हाथ की बजाय ज़ुबान से बात की। क्यों साहब, मैं क्यों हटूँ? मेरा घर है, यहाँ सब मेरी मर्ज़ी से होगा। आंखों में तकब्बुर लिए वो बोली तो ज़रून ने गार्ड को इशारा किया, जो तहमीना बेगम ने इसके बंदों को काबू में करते एक साइड पर ले गया। तो ज़रून अहमद के पीछे इसके हिस्से की जानिब बढ़ा, जहाँ नूर को रखा गया था। इस कमरे में थी। अहमद ने ऊपर आते इशारा किया और साथ ही आगे बढ़ते कुंडी खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। पीछे हटो। ज़रून ने अहमद को मज़ीद किसी बात का मौका दिया बगैर दरवाज़ों के जोरदार धक्का मारा तो वह पुरानी और बसीदा होने की वजह से फ़ौरन खुल गया। ज़रून सामने मौजूद शख्स को देखकर यहाँ ज़रून की ज़ुबान साख़त हुई। वहीं अहमद ने इसके पीछे कमरे में दाखिल होती हैरत से उसका नाम पुकारा, जो इन दोनों को वहाँ देखकर हक्का बक्का सा रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? दोस्ती का कोई भी लिहाज किए बगैर ज़रून ने आगे बढ़ती से गिरबान से पकड़ा और अहमद ने बेड से नीचे पकड़ा। नूर का दुपट्टा उड़ा के इसको थमाया जैसे उठते इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज अहमद की वजह से इसकी इज्जत बच के जा रही है। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।